बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब। दो बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। एक तो भारत का T20 वर्ल्ड कप में सफ़र तमाम हुआ। भारत की उम्मीदें थीं कि वो पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे फ़ाइनल में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंग्लैंड ने खूब धुलाई की और 10 विकेटों से सेमीफ़ाइनल जीत कर फ़ाइनल में जगह पक्की की है। इस शिकस्त के साथ भारत में एक सफ़े मातम बिछी पड़ी है। उनके टेस्ट क्रिकेटर्स, उनका मीडिया अपनी ही टीम की खूब दुर्गत बना रहा है। और दूसरी खबर भी तकरीबन भारत से जुड़ी है। सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक साहब के बीच कुछ अलहदगी की खबरें हैं। एक खलीजी अखबार इसका दावा कर रहा है, कुछ इंडियन वेबसाइट्स भी दावा कर रही हैं। हमारे यहाँ ऐसे मौज़ूआत अमूमन शामी साहब के यहाँ मैं डिस्कस नहीं करता, क्योंकि हम संजीदा नौइयत के सियासी और कौमी मसाइल पर बात करते हैं, तो उन पर हम बात करें। लेकिन मैंने कहा ज़रा तफन्नुन ज़रा मैं जिक्र कर लूँ मैंने दोनों ने तस्दीक या तरदीद नहीं की। तो बहरहाल ये एक ज़ाती मामला है उनका। अल्लाह करे कि ये ख़बर गलत हो, हम तो यही दुआ कर सकते हैं ना। ठीक है। एक अंदर की खबर भी है सर, वो कराची में किसी एक रियलिटी शो या एक बड़े टीवी शो का हिस्सा रहे मलिक साहब, तो वहाँ गालिबन उनकी कोई यानी हेलो है या दोस्ती वो सी थी जिसका शायद इल्म भाभी हमारी को हुआ, जिसकी वजह से गड़बड़ हुई। एक राय ये भी है, बाकी इस तरह की बातें जो अल्लाह ताला उन दोनों के हाल पर रहम करे। डिस्कस नहीं कर सकते, ना करनी चाहिए। ठीक है जी। मैं इसीलिए तो ये प्राइवेट मामलात हैं। मैंने इसीलिए कहा कि हमारे यहाँ डिस्कस नहीं होती, लेकिन चूंकि अब नहीं, गलत बात नहीं करते, छोड़ दिया सर हमने। हम उनके हक में दुआ करते हैं। ज़ाती ज़िंदगी जो है उस पर क्या सराहियाँ नहीं की जा सकती। हम उनके हक में दुआ करते हैं। बस ठीक। अल्लाह ताला दोनों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। बहरहाल भारत हार गया सर, वहाँ खूब दुर्गत उनकी बन अब रही है। मुकाबला जो है पाकिस्तान से, इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान होगा। हाँ, मैं नाज़रीन के लिए तस्दीक करता चलूँ, कल जब प्रोग्राम का हमने आगाज़ किया तो जो खेल के मैदानों में पाकिस्तान ने हफ्ता 10 दिन में जो कामयाबियाँ समेटी उनका जिक्र किया। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में तीसरे नंबर पर पाकिस्तानी टीम आई, ब्रॉन्ज़ मेडल जीता 11 साल बाद। तो पोलो वर्ल्ड कप का मैंने जिक्र किया था। तकरीबन तमाम मीडिया आउटलेट्स ने वो ख़बर गलत शाया की थी कि गालिबन हम अमेरिका में पोलो वर्ल्ड कप जीत गए हैं मैक्सिको को हराकर। ये दुरुस्त नहीं थी खबर। हकीकत यह है कि पाकिस्तान पोलो वर्ल्ड कप में 5वीं पोजीशन का मैच वो जीता था। तो बहरहाल ये मैच अब इंग्लैंड के और पाकिस्तान के दरमियान होगा। जो पाकिस्तान में जो यूके हाई कमीशन के सरबराह हैं क्रिस्टियन टर्नर, उनकी पेशन गोई थी 1 महीना पहले कि मैं देख रहा हूँ कि T20 वर्ल्ड कप में फ़ाइनल पाकिस्तान और इंग्लैंड का होगा। उर्दू में ट्वीट्स करते हैं वो जी अक्सर। अच्छा सर, आ जाते हैं अब बहरहाल आज के नुक्ते नज़र की जाने। तारीख ने अपने आप को दोहराया तो 92 का, तो हम फिर मुबारकबाद देंगे। बिल्कुल ठीक, अपनी टीम को। ठीक। अच्छा नाज़रीन, आपको याद होगा हम प्रोग्राम नुक्ता नज़र के प्लेटफॉर्म से अक्सर आपकी खिदमत में कहा करते थे कि एक हमारी बात बड़ी अजीब है। क्या सर? पाकिस्तानी कौम जो है ना, आप उससे कुछ भी तवक्को रख सकते, वो कुछ भी कर सकती। टीम से कौम से एक ही बात है, टीम भी कौम टीम कौम से निकली है। आप देखें, हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, नंबर 1 टीम हो सकते हैं, हम जिम्बाब्वे से हॉकी में झंडे गाड़ सकते हैं, जिम्बाब्वे से हार भी सकते हैं, हम एटमी ताकत हासिल कर सकते हैं और उसके बाद मईशत का दिवालिया निकाल सकते हैं। हम जब पाकिस्तान बना तो लोग समझ रहे थे कि चलेगा नहीं, चला के दिखा सकते हैं, और जब बिल्कुल वसाइल से मालामाल हो जाएं तो फिर मईशत हमारी डामाडोल हो जाए। यही पूरी कहानी भी करके दिखा सकते, यही कहानी है हमारी सर। तो आज आ जाते हैं सर आज के रनडाउन की जानिब। नुक्ता नज़र प्रोग्राम में हमने बारहा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि जो हमारी इत्तलात और अंडरस्टैंडिंग है मुल्क की अहम उमूर के बारे में, वो ये बताती हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब मज़ीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे, और इसका बरमला इजहार DG ISPR भी कर चुके थे। तो आज जो ISPR की प्रेस रिलीज़ है उससे बिलाखिर तमाम तर जो अफवाहें तबसरे तज्जिए थे वो दम तोड़ गए। उन हजरात के ख़वातीन के जो ये समझते थे कि गालिबन मज़ीद कुछ अरसा एक्सटेंशन मिलेगी या ली जाएगी, क्योंकि आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मंगला और सियालकोट गैरिजन का दौरा किया है, जो कहा गया है कि अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला है और जवानों से अफसरान से वो मिल रहे हैं। वो है ना आबिद अली आबद का शेर है ना, क्या वक्त रुखसत वो चुप रहे आबिद, आंख में फैलता गया काजल। वाह वाह वाह, ऐसी सूरत हाल होती है जब यूनिफॉर्म उतारा जाता है, जब करीब आप पहुंचते हैं। मतलब एक लंबा कैरियर जी, एक अहद है जो कई हवालों से याद रखा जाएगा। एक आप सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर फौज में भर्ती हुए,
और फिर उसके बाद आला तरीन मनसब तक पहुँचे। और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक मुद्दत पूरी की, फिर दूसरी मुद्दत पूरी की। बड़ा तारीखी हवालों से याद रहेगा उनका अहद। अभी तो खैर कई अभी दिन हैं उनकी वो उसमें एक यार जिगर का शेर में याद आ रहा है, सुनाए ना बिस्मिल्लाह करें इस मौजू पर। ये मौजू ऐसा है कि अगर शेर अच्छे ना मिले तो गले मिल मिल के रो रो के वो रुखसत होते जाते हैं। गले मिल मिल के रो रो के वो रुखसत होते जाते हैं। आप इसे यूँ पढ़ लेते हैं, गले मिल के हंस हंस के वो रुखसत होते जाते हैं। मेरी आंखों की यारब रोशनी कम होती जाती है। वाह 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 वाह, क्या बात है। मेरी आंखों की यारब रोशनी कम होती साहब माशाल्लाह खुले डुले जर्नैल थे, बेतकल्लुफ। जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफा साहब भी साथ होंगे, और अपने दिल की बात जुबान पर लाते थे और बेधड़क बेतकल्लुफ फिक्रे बोल देते थे और तवील मुलाकातें भी कर लेते थे साहब। लंबी चौड़ी गुफ्तगू वो तो देखे जनरल ज़ियाउल हक से रवायत पड़ी, लंबी मुलाकातें। फिर क्या अशफाक फिरोज कियानी साहब ने उसको निभाया और असलम बेग साहब जो हैं उन्होंने भी बड़ी। अलबत्ता इस अरसे के बीच एक आर्मी चीफ ऐसे गुजरे हैं जो बहुत कम सहाफ़ियों से, दानश्वरों से मिला करते थे और लंबी मुलाकात के तो कायल बिल्कुल नहीं थे। नहीं, ये जो ताज़ा तारीख़ है, अब्दुल वहीद काकड़ साहब भी नहीं मिलते। वो तो पुरानी बात होगी। मैं बात करूँ राहील शरीफ साहब। राहील शरीफ साहब जो थे वो बहुत गुरेज करते थे। गुरेज, मेरी जो मालूमात है राहील शरीफ साहब की टोटली को 2 मुलाकातें सहाफ़ियों से, एक जनाब मरहूम आरिफ निज़ामी साहब से और एक सलीम साफ़ी साहब से, जो कि इत्तफ़ाक़न हुई थी। हमारी भी उनसे इत्तफ़ाक़न मुलाकात। जी हाँ, ऐसे किसी कोई ताज़ियत नहीं, वो प्लान करके जो मुलाकात है कि आप रात नहीं, उनको उस तरह से गुफ्तगू का शौक़ नहीं था। लेकिन कियानी साहब ने तो बड़ा मुश्किल हालात थे और बड़ी तालिबान की जलगार थी और कौम में बड़ा कन्फ्यूजन था, तो उन्हें बड़ी तवील मुलाकातें दानश्वरों से की, मीडिया पर्सन से की और कांटे चुने जो उनके दिल में थे, लोगों को हमवार किया, राय अम्मा को हमवार किया। बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से अशफाक परवेज़ कियानी साहब की। और 2 टेन्योर्स उन्होंने भी, उनको भी मिले। एक का तो रात गए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ऐलान किया था उनको एक्सटेंशन देने का, तो उन्होंने भी अपना एक अच्छा नक्श छोड़ा। लेकिन अफसोस ये कोई किताब नहीं लिखी। अमेरिका में तो आप देखें जो रिटायर होता है किताब, हालांकि उनसे तवक्को थी, वो अपने लाइब्रेरी में बैठने के शौकीन भी थे, पढ़ते लिखते भी थे, कौम को भी तो कुछ देना चाहिए ना, उससे इस्तेफादा कर सके। किताबें लिखने की रवायत हमारे जनरल हमीद गुल ने नहीं लिखी, उन्होंने नहीं लिखी। असलम बेग साहब की मेरा ख्याल है एक अधूरी सी कहानी आई है, यानी इंटरव्यूज हैं उनके, चले वो किताबी शक्ल में छपे। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब टेलीफोन लाइन पर दस्तयाब, उनसे बात करें। जैसा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम नुक्ता नज़र के लिए। आज चीफ गए हैं सियालकोट और मंगला, जहां आप भी रह चुके हैं। अलविदाई मुलाकातों की तस्दीक कर रहा है ISPR, गोया अफवाहें दम तोड़ गई हैं। तो ये जो अलविदाई मुलाकातें शुरू होती हैं, नाज़रीन को ये बताएं ना, ये इनका तरीक़ाकार क्या होता है, फॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं और पैगाम क्या होता है इनका? देखिए, बेसिकली तो ये ट्रेडिशन है पाकिस्तान की फौज में, तमाम फौजों में, कि जब भी आप अपने ओहदे से फारग होते हैं, पोस्टिंग आउट होती है, तब भी अलविदाई मुलाकातें होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द लेवल। चीफ आर्मी स्टाफ हैं, अगर ये रिटायर हो रहे हैं तो सारे फौज में उन्होंने मुलाकातें, डिपेंड्स कि भाई नेचर ऑफ द पर्सन पे। वो शायद इस वक्त सिर्फ कोर हेडवाटर जा रहे हैं और वहाँ पे ऑफिसर से अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं और बात करके फारग हो रहे हैं वहाँ से। और ये चंद दिनों पहले शुरू हो चुका हुआ था काम ये, लेकिन अभी वो चूंकि फिर दबाव अफवाहों का सिलसिला ही शुरू हो गया था कि शायद एक्सटेंशन ले रहे हैं, तो ये ISPR ने यहाँ से समझा कि सब लोगों को ये जो अफवाहें फैलाने वाले हैं इनको मुंह बंद कर दिया जाए। तो अब शुरू हो गया है, अभी खैर रखे जाएंगे, जवानों से मिलेंगे, ऑफिसर से मिलेंगे और अल्टीमेटली मेरा ख्याल है GHQ में एक तरकीब के बाद वो बत्ती उतार देंगे इंशाल्लाह। तो जनरल साहब, कब तक आपके ख्याल में नई तकर्री हो जाएगी? देखिए, ये हुकूमत पे मुतय्यन है, कब चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर कब अनाउंस करना चाहेंगे। लेकिन आमतौर पर जो पिछले चंद चीज की रवायत रही है कि भाई 1 या 2 दिन 3 दिन पहले वो बता दिया जाता है कौन नए चीफ होंगे, ताकि फाइनल जो हैंड टेक ओवर है वो हो जाए, जो एक सेरेमनी है वो हो जाए। गालिब इम्कान यही नज़र आ रहा है जनरल साहब कि एग्जैक्टली जो लास्ट वीक होगा उसी में कुछ डिसीजन मेकिंग ऐसी होगी, समरी भी उसी 22-23 नवंबर से ऑनवर्ड शायद मूव हो। लेकिन ये आप फरमाएं कि
अगर वक्त से पहले हुकूमत ऐलान करना चाहे कि अगला आर्मी चीफ ये होगा तो उससे कोई मामूलात ज़िंदगी या जो सिलसिला है सिस्टम का वो डिस्टर्ब तो नहीं होता? जी नहीं, चीफ तो चीफ रहते हैं जब तक टू द लास्ट डेट उन्हीं का हुक्म चलता है। आपको याद हो तो जब राशिद साहब ने असलम बेग मिर्जा की जगह मुकर्रर किया था जंजुआ को, तकरीबन 2-2.5 महीने पहले अनाउंस कर दिया उन्होंने, और अभी लेटली जो हो रहा है वो 2-3 दिन पहले अनाउंस हो रहे हैं। तो आम ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑब्वियसली इंसान है, जब एक नया चीफ सामने आ जाते हैं तो फिर थोड़ा रुख जो है वो हवा का रुख बदलना शुरू हो जाता है डेफिनेटली। जनरल साहब, ये तकर्री जो है आज तक इस तरह ज़ेर बहस नहीं आई, जैसे अब ना उस पर उस तरह तज्जिए हुए, ना क्या सराहियाँ हुई, इसकी क्या वजह समझते हैं आप अपने तौर पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि चूंकि सियासी उफुक पर एस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज्यादा नुमाया करके दिखाया गया और ये बयानिया बन गया कि आर्मी चीफ जो भी हैं वही टर्म डिक्टेट करते हैं, चाहे वो फौज के अंदर डेफिनेटली करते हैं, तो सियासी मैदान में भी उनकी राय चलती है ज्यादा। तो आमतौर पर तासुर ये ले जाता है कि जो भी आर्मी चीफ होगा उसकी जो बेंट ऑफ माइंड क्या है, जहन क्या सोचता है उनका, तो इसलिए सब लोग अपने अपने जो इतलात हैं ज्यादातर मफरूजों पर मबनी वो शुरू हो जाते हैं बातचीत पे। उस दफा बदकिस्मती से बहुत ज्यादा ये बहस में रहे और जो सीनियर ऑफिसर्स, सारे कॉम्पिटेंट सीनियर ऑफिसर्स थे हमारे, जो इस वक्त सीनियर हैं 5-6-7 ऑफिसर्स, हर एक के बारे में मुख्तलिफ क्या सराहियाँ होती रहीं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हर एक को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई। सब माशाल्लाह अच्छे ऑफिसर्स हैं। ये फरमाएं, आसान कर देते हैं इस मौजू को मज़ीद समझने के लिए, कि जो अपकमिंग आर्मी चीफ होंगे, न्यूली अपॉइंटेड आर्मी चीफ होंगे, हुसएवर, वो कोई सर्टन लेगेसी कैरी करेंगे या वो हीट फील करेंगे पॉलिटिकल पाकिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन है बरपा? देखिए, जो आज सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा तकलीफ देह है और इसका डेफिनेटली, चूंकि चाहे नवाज शरीफ साहब हों, अब खान साहब हों, तो चीफ आर्मी साहब बाकायदा निशाना बनते रहे हैं, तो हीट तो डेफिनेटली उस ऑफिस तक है, चीफ आर्मी स्टाफ का ऑफिस तक, वो फील करेंगे इसकी। लेकिन जो लेगेसी है वो शायद वो ना हो जो हम अभी समझ रहे हैं। नए चीफ आर्मी स्टाफ आएंगे, अपनी जो टीम अपनी जो उनकी मुनासिब समझने के मुकर्रर करेंगे, तो एक नई शायद सोच डेवलप हो कि इस मामले को हमने कहाँ तक लेके चलना है। क्या हमने, जिस तरह अभी बाजवा साहब ने कहा था कि हम सियासत से आपको बिल्कुल अलहदा कर रहे हैं, कि हम बिल्कुल अलहदा होकर एक तरफ बैठ जाएंगे, या कौमी अमूर में अगर कहीं हुकूमत को जरूरत पड़ती है तो वो उसमें किस हद तक आगे जाएंगे। जो आइन में तो एक तयशुदा जो भी जिम्मेदारियां हैं वो तो हैं, लेकिन उससे आगे कहीं जरूरत पड़ेगी तो फिर डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द चीफ, तो क्या किस हद तक जाना पसंद करेंगे। जनरल साहब, नए चीफ को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, आर्मी चीफ से बन जाए उसको मशवरा तो खैर मैंने क्या देना, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुल्क की हालात में अगर वो कोई रोल ऐसा प्ले कर सकते हैं कि हमारे जो मुताहरिब, बदकिस्मती से ये लफ्ज इस्तेमाल करते भी थोड़ी तकलीफ होती है, जो हमारे सियासी आपस में जिसकी किस्म दस्ते गरेबां हैं, इससे अगर किसी तरीके से हम निकल कर पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिलवा सके इसी तरीके से, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। अब तो हम उसी एक दायरे में फंस के रह गए हैं, वहीं बहस वही चल रही है, सुबह से रात तक, रात से सुबह तक ये बहस चल रही है। इससे हम बाहर निकलें तो पाकिस्तान के हालात इसका मुतकाजी हैं कि हमें बहुत संजीदगी से इन मामलात को हल करने की जरूरत है हमारे लिए। बहुत उम्दा आपने बात की। जैसा ये भी बताएं कि जब एक नया चीफ आता है तो क्या आते साथ ही अहम तरीन जो ओहदे हैं इदारे के अंदर, वहाँ पे तब्दीलियाँ फौरी की जाती हैं, नागुज़ीर होती हैं, या वक्त लेकर तब्दीलियाँ की जाती हैं? देखिए, वो डिपेंड करता है चुके पर्सनैलिटी ऑफ द चीफ पे, लेकिन आमतौर पे कोशिश की जाती है कि थोड़ा वो सेटल हो जाए, खुद उसमें ब्रीफिंग ले लें और हालात के मुताबिक फिर देखेंगे कौन सा प्लेयर किस जगह पे वो समझते हैं खेलना मुनासिब होगा, फिर उसके मुताबिक एडजस्टमेंट वो कर लें। बिल्कुल ठीक। और आपको लगता है कि खान साहब जो लॉन्ग मार्च उनका अभी जारी है, ये इस्लामाबाद पिंडी की जानिब गामजन है, अभी वक्त लग रहा है उनको पहुंचने में, कि उनका हदफ भी शायद यही हो कि नया चीफ आ जाए, उनको सिचुएशन समझ आए, तो फिर वो अपना अगला लाहे अमल या अहदाफ बयान करें?
وجہ یوں ہی ہے کہ خان صاحب نے جان بوجھ کر ایک تو بدقسمتی سے وہ زخمی ہو گیا, وہ ایک فوری طور پہ ایک یہ ڈیلے ہو گیا, ورنہ جو سپیڈ وہ سلو کی تھی انہوں نے پہلے 4-5 دن کے بعد جلندھر, ان کا خیال یہی تھا کہ نئے چیف آرمی اسٹاف آ جائیں تو پھر اپنا وہ لاہے عمل اپنا طے کریں, اور حکومت بھی اس کے مطابق اپنی سوچ طے کرے کہ کیسے ہم نے چلنا آگے. ٹھیک, بہت شکریہ جناب جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب, اس اہم معاملے پر بات کر رہے تھے. چلیں اب یہ ایٹ لیسٹ یہ قیاس آرائی تو ختم ہوگی نا جی, کہ پاکستانی ریاست کے لیے یہ تاثر جو ہے یہ زہر قاتل ہے. کیا تاثر؟ اس کے فیصلے جو ہیں وہ جی ایچ کیو میں ہوتے ہیں. سر دیکھیں نا, یہ اس کی وجہ سے یہ تاثر جو ہے اس کو زائل کرنا چاہیے. سر یہ تو اٹ ول ٹیک ٹائم. اب دیکھیں نا, اب ڈان کے ساتھ خان صاحب چونکہ صحافیوں سے مل رہے ہیں روزانہ اب زمان پاک میں, تو ڈان کے ساتھ بھی انہوں نے انٹرویو ریکارڈ کروایا عاطق رحمان کے ساتھ. اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی سیاست سے فوج کا کردار مکمل طور پر ختم کرنا ممکن نہیں ہے, وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں. اور وہ جو ان کی اپیل ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, اس پبلک پلس کو فیل کریں اور نیا الیکشن مجھے لے کے دیں. ایک سافٹ رول تو ہو سکتا ہے, لیکن فوج کو ملوث کرنا سیاست میں, کار حکومت میں, اور یا فوج کا خود ملوث ہونا, یہ بہت ایک خطرناک صورتحال ہے. آپ نے چونکہ 50-55 برس اس سلسلے کو دیکھا, ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں آج, فرینکنس کا میں فائدہ اٹھا رہا ہوں. ملوث کیا جاتا ہے ادارے کو سیاست میں یا ادارہ ملوث ہوتا ہے؟ دیکھیے اب یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے. ہلکا سا ہمیں ہلکا سا ذائچہ تو کھینچے نہ آئے سر. نہیں, یہ تو دیکھیے یہ جو مہم جو ہیں وہ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا فیلڈ مارشل ایوب خان نے, تو پھر اس کے بعد یقینا یہ فوج تو آ گئی نا سیاست میں, اگرچہ کہ اقتدار سنبھالنے کے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے فوج کو بیرک میں واپس بھیج دیا. یعنی فوجی حکومت زیادہ دیر قائم نہیں رہی. جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی ماشاءاللہ بڑا طویل ہوا, لیکن فوج کو جلدی وڈرا کر دیا گیا. مگر اس سے بات بنتی نہیں ہے نا. جب فوج جو ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. سیاسی جماعتیں جو ہیں اب ایک سے نالا ہوں گے, دوسری کو ووٹ دے دیں گے. لیکن یہ تو ایک ہی ہے, فوج تو ایک ہی ہے. ایک حکومت سے آپ ناپسند آئے گی, دوسری چن لیں, دوسری حکومت بنا لیں گے. لیکن یہاں کیا کیا, عمران خان صاحب پسند آئے, ان کو بنا لیا وزیر اعظم. شہباز شریف صاحب آئے, ان کو بنا لیا. پھر عمران خان صاحب کو چاہنے لگے, ان کو بنا لیا. تو لیکن فوج تو ایسی رہتی نا, فوج کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی. اس لیے اسے سیاسی جھگڑوں سے, سیاسی ہنگاموں سے دور رہنا چاہیے, بچ کے رہنا چاہیے. یہ بہت خطرناک نتائج جو ہیں اس کے برآمد ہوں گے. میں آپ کو لندن لیے چلتا ہوں, یہ گفتگو پھر کسی اور روز پہ اٹھا رکھتے ہیں. اظہر جاوید صاحب کو ہم نے دوبارہ زحمت دی ہے, حالانکہ بریک بھی قریب آ گئی ہے, لیکن کوئی میری اطلاع یہ ہے کہ ان کے پاس آج ایک بڑی خبر ہے. ایک تو آپ دیکھیں مسلسل دوسرے روز ملاقات ہو رہی ہے جناب شہباز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب سے, اور آج تو ملاقات میں خواجہ آصف صاحب بھی ہیں. پھر ایک اور خبر میں سن رہا تھا کہ غالباً ان کو سفارتی پاسپورٹ جو ہے نواز شریف صاحب کے پاس اس کی سہولت نہیں تھی, تو اس کا کوئی اجرا کیا جا رہا ہے. ابھی تصدیق اس کی نہیں کر رہے آزادانہ طور پر ذمہ داران جو ہیں. لیکن اب جبکہ کل بھی اظہر ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے, آپ بھی خبر دے رہے تھے کہ نہیں فیصلہ تو ہو چکا ہے, توسیع نہیں ہونی, نئی تعیناتی ہونی ہے. اظہر صاحب یہ خبر آپ کے پاس بڑی کیا ہے, نئی تعیناتی کے حوالے سے خبر ہے یا کوئی اور مدعا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں نا. جاوید صاحب ایک تو پہلے یہ بتاؤں کہ یہ ملاقات ابھی جاری رہی, تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے اہم اجلاس تھا. جس میں وزیر اعظم شہباز شریف, سابق وزیر اعظم نواز شریف, خواجہ آصف وزیر دفاع, ملک احمد خان یہ موجود تھے. یہ حسن نواز صاحب کا آفس ہے, اور ابھی کچھ دیر قبل سارے رہنما یہاں سے ملاقات کے بعد نکلے ہیں. کسی نے کوئی بات نہیں کی. خواجہ آصف صاحب سے کوشش کی تو وہ کہتے ہیں کل آپ سے بات کریں گے تفصیلی. جو ہمارے اطلاعات ہیں, جو ہمارے سورسز ہمیں بتا رہے ہیں, اس میٹنگ میں اہم فیصلے لے لیے گئے. ایک تو بات طے یہ ہو گئی ہے, جیسے ہم نے کل بات کی, لے لیے گئے. ایک تو توسیع نہیں ہو رہی. آج اس میں وہ آپ ISPR کا بھی بیان دیکھ لیں, اس میں بھی جناب آرمی چیف صاحب نے الوداعی ملاقاتیں شروع کر دی. دوسرا جو اہم تقرری ہے, اس پہ میری اطلاع جو ہے کہ یہاں سے نام تقریباً فائنل ہو گیا ہے. اب اتحادی جماعتوں کے ساتھ وزیر اعظم جب اگلے ہفتے لندن اسلام آباد پہنچیں گے, مشاورت وہ کریں گے.
اور इत्तेहादी जमातों से वो मुशावरत के बाद और अगले हफ्ते में तकर्री की जो समरी है वो भिजवाए जाने का इम्कान है। और इस हवाले से वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ हैं वो यहाँ पे उन्होंने की जो तफसीली मुशावरत थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और एक अहम खबर जो मैं आपको बड़ी एक्सक्लूसिवली बड़े ज़िम्मेदार ज़राए से ये दे रहा हूँ कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इसी साल वापस आ रहे हैं। उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी हो गया है, फैमिली ज़राए ने ये बताया है हमें, और वो इसी साल वापस आ रहे हैं और उनके आने की तैयारियां भी जल्द शुरू हो रही हैं। तो ये अहम चीज़ें थी। और इसके अलावा जो लॉन्ग मार्च है उससे भी निमटने के लिए जो हिकमत अमली थी वो तय हो गई। अजहर ये बहुत अहम आपने दो खबरें दी, आप मेरे साथ ही रहिए, आपसे हमने गुफ्तगू भी करनी है मज़ीद। अभी एक ब्रेक आया चाहती है, लेकिन नाज़रीन की इत्तला के लिए दोबारा कि अजहर जावेद लंदन से ये खबर कर रहे हैं कि नई जो तकर्री है तयनाती है उस पर फ़ैसला लीगी क़यादत ने ले लिया है और आने वाले हफ्ते में समरी मूव की जाएगी और नई तयनाती का नाम सामने आ जाएगा। और तीसरी अहम खबर वो ये दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को सिफारती पासपोर्ट मिल चुका और इसी बरस 2022 में वो वतन वापस आएंगे, यानी नवंबर और दिसंबर 2 माह रह गए, इसी बीच वो कह रहे हैं कि वापस आएंगे। ये कह कह के हम दिल को बहला रहे। कौन? हम। अच्छा, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। आप तो वैसे एक अरसे से उन्हें मशवरा दे रहे हैं कि हुजूर आ जाएं, तशरीफ ले आएं। हाँ बिल्कुल आ जाए, आना तो पड़ेगा ना। क्या वो माये है ना उनका चराग़ नसरत का, क्या बागों में पड़े झूले। हाँ हम तुम्हें नहीं भूले, तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले। तो अजहर ये सावन का महीना है, साजन से जुदा रहकर जीना कोई जीना है, अब और न तड़पाओ, या हमको बुला भेजो या आप चले आओ। आज तो लग रहा है फिल बदी इल्हाम हो रहा है। रावी का किनारा है, हर मौज के होंठों पर अफसाना तुम्हारा है। शाम साहब जवानी के दिनों में तो नहीं चले गए आप कहीं बैठे? पुराने याद किए हैं शेर। अच्छा अब तो नवाज शरीफ साहब की नज़र कर रहे हैं। चले अच्छा अजहर ये बताएं, खबर तो आपने दी कि अहम तयनाती के हवाले से फ़ैसला लिया जा चुका है, ये आधी खबर है। पूरी खबर तब होगी जब आप हमें कोई इशारा देंगे कि अगला नाम जो है वो कहाँ फॉल करता है, कौन सा नाम, उस हवाले से कोई इशारा दीजिए ना। अभी नाम बता देंगे तो तरदीद हो जाए तो फिर क्या होगा? नहीं वो इशारा दें, इसीलिए मैं कह रहा हूं इशारा दीजिए। नहीं जामी साहब, हमारा काम नहीं है इशारे देना, हमारा काम है वो मुसद्दका खबर देना। इसलिए क्योंकि अभी मुसद्दका जो नाम है वो इस वक्त मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं है या मेरे इल्म में हो भी तो मैं अभी स्पेकुलेशन नहीं कर सकता उस पर, क्योंकि अभी कुछ मराहिल बाकी हैं। बाकायदा समरी जानी है, इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो आगे तकरीबन चंद दिन जो हैं बड़े अहम हैं, और उसके दौरान कोई भी स्पेकुलेशन मेरा ख्याल है हमारे साथ जिम्मेदारी ये नहीं है। आपने तकनीकी तौर पर तो आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन ये मेरी भी जिम्मेदारी थी कि मैं आपको प्रिक करूं ताकि शायद खबर निकल आए। ये फरमाएंगे अगर नवाज शरीफ साहब इसी बरस वापस आ रहे हैं, पासपोर्ट की आपकी तस्दीक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर अगले बरस इंतखाब हो रहा है, क्या ये तासुर दुरुस्त है? जामी साहब, ये आपकी बहुत ख्वाहिश है जल्दी इंतखाब की, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं ना वो अभी इंतखाबात नहीं चाहते। इंतखाबात जो यहाँ की क़यादत है वो अगले साल सितंबर अक्टूबर में ही चाहती है, और उनका ये कहना है कि इक़्तिसादी तौर पर जो हमें इस वक्त मसाइल दरपेश हैं उसके लिए निपटने के लिए हमें वक्त। देखिए ये मेरी ख्वाहिश तो है या नहीं, ये बात की बात है। बात यह है कि लीगी क़यादत अक्सर ये कहा करती थी कि नवाज शरीफ साहब इंतखाबात से पहले कुछ अरसा आएंगे, तो मैंने तो उस मंतक को पकड़कर आपकी खिदमत में रखी कि अगर वो नवंबर दिसंबर में आ रहे हैं तो फिर यूं समझा जाए कि क्या इंतखाब अगले बरस की पहली तिमाही या छमाही में है। अब ये आप फिकी झगड़ों में क्यों पढ़ रहे नूर बशर? ठीक है, स्पेकुलेट। ठीक है। इमाम अबू हनीफा कहते थे कि जब मसला आएगा उस वक्त उसका हल बताएंगे, लंबी बातें नहीं किया करते ज्यादा। चलें अजहर साहब, ये शामी साहब ने मना कर दिया। मैंने उस दिन भी शेर सुनाया था ना आपको, कौन सा? वो सागर निजामी के शेर। अजहर साहब शेर सुन के जाइए। वो उलट हो गए थे कुछ। वो कहते यूं ना रह रह कर हमें तरसाइए, आइए आ जाइए आ जाइए, यूं ना रह रह कर और मेरी दुनिया मुंतजर है आपकी, अपनी दुनिया छोड़कर आ जाइए आ जाइए आ जाइए। और अजहर साहब, ये जावेद को भी साथ ले आए। अजहर साहब आप साथ आ रहे हैं या नहीं?
मैं बिल्कुल साथ आऊँगा जब भी वो आएंगे, और इसी साल आपसे मुलाकात भी दोबारा होगी। और बात यह है कि मेरा ख्याल है शामी साहब जैसे दोस्तों के मशवरे या साफ़ियों सीनियर तजियाकार हैं जो, उन्होंने मुसलसल मशवरे दिए हैं नवाज शरीफ साहब को कि आपका वतन वापस आना ज़रूरी है। मेरे ख्याल है ये उन्हीं वही मशवरे हैं जिसके बाद नवाज शरीफ जो हैं वो वतन वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो बहरहाल राय तो सुनते हैं लोगों की और उनको मुसलसल फीडबैक भी आता है। शामी साहब ने उस दिन भी बड़ा जो ज़ोर दे के कहा, तो मैंने आगे उनका ये मशवरा भी पहुंचाया था। इसके अलावा और भी दोस्त हैं। तो बहरहाल क्योंकि अब मामला जो हैं वो ये तकर्री का ज़्यादा इशू जो उठाया जा रहा था, चाय की प्याली में तूफ़ान था या दूसरी चीज़ें वो तो थी, सेटल हो तो गया। उसमें अब मामला काफ़ी पाकिस्तान के लिए बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा सऊदी वलीअहद का, वो भी बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तानी मईशत के लिए होगा, बड़ा एक नए दौर का आगाज़ होगा। और मईशत तौर पे वज़ीर-ए-आज़म को यहाँ से नवाज शरीफ ने हदायत भी की है कि आवाम के लिए ये इसको ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ दी जाएँ और लोगों को इसमें ज़्यादा सहूलतें दें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अज़हर जावेद साहब, लंदन से बराह रास्त मुखातिब थे प्रोग्राम नुक्ता नज़र के लिए। नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत और लंदन में हुए जो फैसले हैं उस हवाले से अज़हर जावेद साहब ने बड़ी अहम खबरें ब्रेक से पहले हमारे नाज़रीन तक पहुँचाईं। तो राय ये है गालिबन कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल वैक्यूम है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिस चैलेंज का सामने है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने, उसको फिल करने की एफर्ट मकसूद होगी। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है उसमें एक अहम बात यह भी होगी कि नवाज शरीफ और मरीम साहब यहाँ मरीम नवाज साहिबा यहाँ मौजूद हैं, तो उससे नून लीग अपने आप को रीमर्ज करने की कोशिश करेगी। बट कैसे, डॉक्टर फरीद मलिक साहब कहते हैं इंटरेस्टिंग थिंग, फौज को वापस जाना चाहिए। कहाँ? बैरक्स में। फौज बैरक्स में, बैरक्स में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा एब्रप्टली नहीं। अच्छा 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 अच्छा। और ये बड़ी वो एक नौजवान है अब्दुल हसीब नामी, वो कहते हैं कि जो इमरान खान की और जमीयत की नौजवानों की झड़प हुई थी ना 2007 में जामिया पंजाब में, तो वो इनके सीना सफर हो गए थे और जख्मी हुए थे। जी जी। और बड़ी फिर इमरान खान ने उनको तबकी दी थी, अपना जानशीन बनाया था उनको जी। वो कहते हैं खान साहब फौज के और अदारों के बारे में बड़ी एहतियात से बात किया करें। वो तो कह रहे हैं आज खान साहब, आज बरमला कह रहे हैं, वो कहते हैं मुझे लड़ाने की कोशिश की जा रही है फौज के साथ। ब्रिगेडियर शमसुर रहमान साहब जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं? उन्होंने भी एक शेर, रिटायर्ड है। अच्छा, आज तो लगता है मुशायरा ही हो गया। मुझे भी एक शेर याद आ गया, क्या? वो आ रहे हैं, वो आते हैं, हाँ आ रहे होंगे, शबे फराक ये कहकर गुजार दी हमने। वाह, शबे फराक ये कहकर गुजार दी हमने। ये नून लीग को ये सवाल बार बार ये मिसरा दोहराना चाहिए। चले, अच्छा सर अब आ जाते हैं जरा लॉन्ग मार्च को। वो एक अल्लामा अनवर साबरी थे मरहूम, इंडिया के बहुत बड़े शायर। तो हमारा एक बचपन में मैंने लड़कपन में मुशायरा सुना था उनका, उसमें उन्होंने गजल पढ़ी थी, बराह रास्त सुना। यूं रहा, अच्छा, यूं रात बसर कर लेता हूँ, यूं रात बसर हो जाती है। वाह, जब उनका तसव्वुर करता हूँ हर बार सहर हो जाती है। चले अच्छा है, इस पर तरह मिसरा उम्दा रहेगी इस पे। अच्छा जी, लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू हो गया है। आज जनाब इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म मुखातिब हुए हैं विजुअल्स के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए। लॉन्ग मार्च के शुरका से वज़ीराबाद से ये मार्च शुरू हुआ। शाम कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब और दीगर जो सीनियर क़यादत थी वो मौजूद थी कंटेनर पर। कंटेनर अब ज़्यादा सेफ़ है, बुलेट प्रूफ है। क्या जो नई तायुनाती होगी उसके बाद इमरान खान साहब के अहदाफ भी नए होंगे या यही रहेंगे, ये एक अहम सवाल है। और फिर खान साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं हालिया इंटरव्यूज़ में और आज की गुफ्तगू में, वो ये फरमाते हैं कि जो उनके ख़िलाफ़ वज़ीराबाद में हमला उन पर हुआ वो एक मजहबी रंग में लिपटी एक साजिश थी जिसका प्लान सितंबर में शुरू किया गया था और तमाम वाक़यात प्लानिंग का हिस्सा हैं। और जो नवीद नामी मुलजिम की जो स्टेटमेंट है वो ऐसे जैसे रटा रटाया तोता कुछ बोल रहा हो या उसके मुंह में फिक्रे डाले जा रहे हों। तो शामी साहब, ये तो इत्तेज़ाज़ हसन ने भी कहा था ना। क्या? जी जी, उन्होंने कहा था नवीद की बात तोता बोल रहा है। नहीं बिल्कुल, देखिए एक बात तो बड़ी बुनियादी है ना कि वो जो वाक़या है उसकी तहकीकात तो होनी चाहिए ना। आज वो चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब कर रहे हैं, उनकी खिदमत में सवाल रख रहे हैं। खान साहब जख्मी हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी सवाल रख रहे हैं। इमरान खान पर हमला हुआ है, बिल्कुल मामूली बात नहीं। एक शख्स जो है जाँ बहक हुआ है, हाँ, मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं, 11 से 12 लोग जख्मी। गोली उनके करीब से गुजरी है, नहीं उनकी टांग में 3 गोली हैं, उनकी शरियान बड़ी मुतासर हो सकती थी, हड्डी फ्रैक्चर हो सकती थी। क्या नहीं, खून बह जाता तो क्या हो जाता। इमरान खान का ये मुतालबा बरहक है, तहकीकात होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए
اس کی تہ میں کیا ہے, کون تھا, ویڈیو لیک کیسے ہوئی اور فوراً کیسے ہو گئی, ٹھیک ہے نا, یہ ساری باتیں ہیں. اور پنجاب حکومت جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ بے دستوپا کھڑی رہی, تو بے دستوپا کیوں ہوئی؟ یہ سارے سوالات جو انہوں نے اٹھائے ہیں ان کے جواب ملنے چاہیے. نہیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب تو یہ سوال اٹھا رہے ہیں, ان کا بالکل سمجھ آتی ہے کہ ان کا سوال اٹھا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی جو خط لکھ رہے ہیں اس میں بھی وہ 4 سے 5 اس میں بھی انہوں نے سوال اٹھائے. اچھا, اب یہ یعنی ارشد وزیر اعظم شریف صاحب کی جو شہادت کے حوالے سے اس میں بھی سوال وہ بھی عمران خان صاحب نے سوال اٹھائے ہیں. وہ بھی شہباز شریف صاحب بھی اٹھا رہے ان کو جو ٹارچر کیا گیا پہلے یہ کہا جا رہا ہے, کس نے کیا؟ شہباز شریف صاحب نے سوال اٹھائے. تو اب جو چیف جسٹس جو ہیں, یعنی یہ دونوں رہنما تو سارے کے سارا جو مدعا ہے وہ چیف جسٹس کی ٹیبل پہ رکھ رہے ہیں, سوال سارے ان کے پاس ہیں, اب جواب ملنے چاہیے. جواب کیا چیف جسٹس صاحب نے دینے ہیں؟ جواب یہ ملیں گے, کمیشن قائم ہو, تحقیقات کرے اور کچھ پتہ چلے, تہ تک پہنچے. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں ناظرین کہ یہ جو حکمران طبقہ ہے یہ مجھے فوج کے سامنے کھڑا کرنا چاہتا ہے, ایسا کبھی نہیں ہوگا, لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یاد رہے کہ خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی لاہور آ چکے ہیں اپنے والد کی عیادت کرنے کے لیے. اور دوسرا, خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کنٹینر پر جو حملہ تھا یہ ایک طرف سے نہیں 2 اطراف سے ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فرینزک ہوا ہے ان کے کنٹینر کا, اس سے یہ رپورٹ ثابت ہو رہی ہے کہ 2 اطراف سے حملہ کیا گیا. ایک تو وہ لڑکا جس کے ہاتھ میں پستول ہے برسٹ مارا, اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں ایک اور سم سے گولیاں چلی ہیں. یہ ساری باتیں تحقیق طلب ہے نا. جو خان صاحب کی بات کو آپ ایسے نظر انداز تو نہیں کر سکتے. بھئی ایک آدمی جو اس کو گولی لگی ہے, جو بال بچا ہے, اس کی بات کو کیسے نظر انداز کر دیں گے؟ توجہ دینی چاہیے. پوری ریاستی مشینری جو ہے اس وقت یہ کون ایسے دیکھیں, یہ خون کا معاملہ ہے, جان کا معاملہ ہے, اس پہ مذاق نہیں ہونا چاہیے اور نہ سیاست ہونی چاہیے. سیاست بھی نہیں ہونی چاہیے. سیاست سنجیدگی مجھے سے تو بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے سیاستدان جو دوسرے ہیں, بھائی بھول جائیں اس معاملے پہ, آپ کچھ نہ بولیں, خان صاحب کی بات سنیں. وہ تحقیق کا مطالبہ کر رہے ہیں, تفتیش کا مطالبہ کر رہے ہیں, یہ ہونی چاہیے. ویسے حرج کیا تھا اگر اتحادی جو جماعتیں ہیں حکومت برسر اس وقت پیکار, وہ اگر وفد کی شکل میں ان کی عیادت کرنے جاتی, چلیں ڈیڈ لاک ہی ختم ہوتا, کوئی اچھا میسج جاتا چاہیے تھا. جماعت اسلامی کی قیادت تو کل گئی تھی ملاقات کرنے, سراج الحق صاحب جمعیت وحدت المسلمین کے رہنما میں نے وہاں دیکھ کے پہنچے ہوئے تھے. پوری لیڈرشپ گئی, دوسرے لوگوں کو بھی جانا چاہیے تھا. اگر خان صاحب نہیں ملتے تو ٹھیک ہے, نہ ملتے, جاتے صحیح, پھر ان پہ بات آتی نا, جاتے صحیح, لیکن جاتے تو صحیح نا. کوئی پھول بھیجتے, کوئی خط لکھتے, کوئی ٹیلی فون کرتے. یار یہ تو کوئی ہمیں اپنا کچھ تو باقی رکھے. بنیادی انسانی سماجی اور جو اخلاقی پیمانے وہ رہنے چاہیے معاشرے میں. جو خان صاحب کنٹینر سے گرے تھے تب بھی تو خرید دریافت کی تھی ان کی, گئے نا, نواز شریف صاحب گئے ان کی عیادت کے لیے. اور آصف علی زرداری صاحب خود مجھ سے رابطہ کیا تھا, محسن نقوی صاحب نے. میں نے خان صاحب سے عرض کیا ان کی کال لے لیں. اچھا لی پھر انہوں نے. ہاں جی. اچھا سر, 2 بڑے اہم معاملات رہ گئے ہیں, وقت بھی کام ہے. ایک تو جسٹس عطر معین اللہ صاحب نے بڑا اہم فیصلہ لکھا ہے جو صادق اور امین کے حوالے سے پیمانہ, وہ کہتے ہیں یہ غیر منتخب حکمرانوں کے لیے موجود نہیں. یہ آصف علی زرداری صاحب اور فواد چوہے صاحب کی نااہلی کی درخواستیں تھیں جن کے مسترد ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا. وہ یہ کہتے ہیں بطور جج منتخب نمائندوں پر بالادستی کا دعویٰ نہیں, اور صادق اور امین کا اعلیٰ پیمانہ منتخب نمائندوں کے سوا کسی آفس ہولڈر کے لیے موجود نہیں. بھائی میرے عدالتوں کے فیصلے ہیں, دستور میں تو کہیں نہیں لکھا کہ تا حیات نااہلی ہو جائے گی. عدالت نے ایک انٹرپریٹیشن دی ہے. اب ہمارے جو فیصلے ہیں اس میں بھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. لائے ہیں بزم یار سے, لوگ خبر الگ الگ. یہ کنفیوژن کیوں پھیلاتے ہیں آپ؟ اب تو ہمارے عطا بندیال صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ تا حیات نااہلی جو ہے یہ تو ایک جرم عظیم ہے, یہ بڑی سخت سزا ہے. تو کس بے دردی کے ساتھ یہ تا حیات نااہلیاں کر دی گئی. نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا گیا, ہمارے جہانگیر ترین صاحب کو کر دیا گیا. اچھا, کئی دوسرے لوگ اس کی زد میں آ گئے. اچھا سر, یہ تو پھر آگے بات, یہ آخر عدالتیں بھی تو سوچیں نا. بالکل ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کو یہ ایک فائنل انٹرپریٹیشن دے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. کوئی فیصلہ کچھ کہہ رہا ہے, کوئی فیصلہ کچھ کہہ رہا ہے. ایک فائنل انٹرپریٹیشن از نیڈڈ, شد پریشاں خوابے من از کثرت تعبیر. یہ جو سود کے خلاف جو شرعی عدالت کا فیصلہ تھا اس کے خلاف درخواستیں تھی گورنمنٹ کی, وہ واپس لینے کل ڈار صاحب نے اناؤنس کیا. لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, جو ہے میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں سر کہ یہ سود سے پاک بینکنگ نظام آگے بڑھانا چاہتے ہیں, از اٹ پاسبل؟ 5 سال میں یہ کام کرنا ہے.
ये कह रही है अदालत। और सूद गैर बिला सूदी बैंकारी, इस पर बड़ा काम हो रहा है। एक बैंक भी, एक दो बैंक इसी तरह कायम है जो दावा करते हैं कि उनको वो बिला सूदी बैंकारी कर रहे हैं। और इसी कई और हर बैंक में तकरीबन बिला सूद बैंकारी का एक शोबा कायम है। तो आपने इसको एक्सपेंड करना है। और मैं समझता हूँ ये आलम इस्लाम का मसला है पूरे का। अच्छा, इसको OIC की सतह पर तय करना चाहिए, इज्तिहादी सूरत हाल पैदा करनी चाहिए। भाई आखिर बिला सूदी तो निजाम सबको चाहिए ना। चलें एक ब्रेक, सारे मुसलमान हैं, अकेले हम तो नहीं ना। बिल्कुल ठीक, ये बड़ा अहम नुक्ता है, इस पे अगले प्रोग्राम में भी बात जारी रहेगी। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक आया चाहती है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।